15 अगस्त 2026 देश का 80th इंडिपेंडेंस डे। हर साल की तरह इस साल भी इस खास मौके पर लाल किले से हमारे प्रधान सेवक ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। और जैसा कि बीते 12 सालों से होता आया है, इस साल भी भाषण में उपलब्धियां कम थी, जुमले ज्यादा थे। हमें बताया गया कि आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान सरकार निकाल रही है और 2047 तक समाधान मिल जाएगा। अच्छे दिन 2047 तक आ जाएंगे। 2027 का प्लान हमें पता नहीं, लेकिन 2047 का अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इन्हीं जुमलों और मुंगेरी लाल के सपनों के बीच में प्रधान सेवक ने जेन जी और देश के युवाओं को एक नए दुश्मन के बारे में आगाह किया। दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। लेकिन ये दिमागी नक्सल है कौन? नक्सली सोच का मतलब क्या होता है? इन्हें आइडेंटिफाई और आइसोलेट किस तरीके से किया जाएगा और यह हमारे देश के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में प्रधानमंत्री ने विस्तार से हमें नहीं बताया। खैर, अभी तो पीएम की स्पीच खत्म भी नहीं हुई थी कि देश भर के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल ट्रेंड करने लगा। बीजेपी की आईटी सेल और राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स, गोदी मीडिया सब अपना अपना मतलब निकालने लगे दिमागी नक्सल का और टारगेट करने लगे कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाए वही होगा दिमागी नक्सल। लेकिन यहां पासा कुछ उल्टा पड़ने लगा, क्योंकि कुछ प्रोमिनेंट अकाउंट्स ने अपने आप को दिमागी नक्सल बोलना शुरू कर दिया। दिमागी नक्सल पार्टी, इंस्टाग्राम पर एक नई पार्टी का गठन भी हो गया। मोदी सरकार को लगा कि हाय, ये दिमागी नक्सल कहीं कॉकरोच शब्द की तरह बैकफायर ना कर जाए, तो वो तुरंत आनंद फानंद में डैमेज कंट्रोल भी करने लगे। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सफाई देने उतर आए, बोले हाँ, ये टैग सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन खास लोगों के लिए है जो ये सिर्फ 4 चीजें करते हैं। माओइस्ट को सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, आर्टिकल 370 वापस मांगते हैं और चिकन्स नेक काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते हैं हमारे देश से। तो सरकार से सवाल करना, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगना, वो दिमागी नक्सल नहीं होते। वैसे रिजिजू जी, आपको मैं बता दूं कि आपके पार्टी से जुड़े कई लोग संविधान पर भी बार बार सवाल उठाते आए हैं। तो सबसे पहले तो अपने घर में ये जो दिमागी नक्सल हैं उन्हें ढूंढो, उनका सफाया करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ मोदी जी ये है कि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि आपने अपने खिलाफ उठ रहे सवालों को दबाने के लिए, डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश की हो। ना ये पहली बार है मोदी जी कि आपने एक नए दुश्मन का इजाद किया हो, उसका नामकरण भी कर दिया हो। दरअसल सालों से सरकार ऐसे टैग्स लगाती आई है, इसके बारे में हम सुनते आए हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, कभी आंदोलन जीवी, तो कभी खान मार्केट गैंग। आईटी सेल, गोदी मीडिया इसका खूब इस्तेमाल करती है। लेफ्ट लिबरल्स भी ऐसे टैग्स जब उन पर लगाए जाते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, उल्टी करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा जाते हैं। How dare you? अब लाजमी है कि खूब सारा डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, इंटेलेक्चुअल्स भी इस पर हिस्सा लेते हैं और उधर सरकार आराम से मुस्कुराते हुए साइड हो जाती है, क्योंकि वो लोगों का ध्यान भटकाने में फिर से सफल हो जाती है ये टैगिंग शैगिंग करके। लेकिन अब शायद 12 सालों में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि मोदी के इस दिमागी नक्सल टैग के बाद उत्तेजना कम, डिबेट कम, अपमान कम, लोग खुद ही मोदी जी का मजाक उड़ाने लगे हैं। इसीलिए देशभक्त का आज का एपिसोड कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि बीजेपी राज के सबसे सफल प्रोजेक्ट को समझना, उसके डीएनए को जानना जरूरी है। और जब मैं सबसे सफल की बात कर रहा हूं, तब मैं मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अस वर्सेस देम की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे सफल प्रोजेक्ट रहा है सरकार का इतनी बड़ी आबादी के साथ फूल इन इंडिया खेलना, वो भी सक्सेसफुली 12 सालों से। कैसे सरकार ने हमें फालतू चीजों में, ये टैगिंग शैगिंग में हमें भटकाने में वो कामयाब रहे हैं। मैंने नारेबाजी कभी कर दी हमारे खिलाफ, कभी टैगिंग लगा दिया और देश को इसी डिबेट में उलझा कर रखा। क्या 80th इंडिपेंडेंस पर हम इस फकीरी को, इस क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे? क्या इस खेल से हम आजाद होने की कोशिश कर पाएंगे? आइए जानते हैं। याद करिए 2014 का वो दौर जब देश को उसकी असली आजादी मिली थी। मैं नहीं कह रहा हूं, माता कंगना ने ऐसा कहा था। अरे उस जमाने में अगर आप टीवी खोलते तो आपको सिर्फ एक ही गाना बजता मिलता। अच्छे दिन आने वाले हैं। उस समय जनता को लगा था कि 70 साल की सारी बीमारियों का इलाज लेकर आया है मोदी। और उस समय विकास ऐसा एक शब्द था जो सबके जुबान पे था, माने विमल केसरी से भी ज्यादा।
और 15-15 लाख रुपए तो स्विस बैंक अकाउंट से सबके खाते में आने ही वाले थे। लेकिन फिर देश को असलियत का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जुमला है। जुमला हो या सच, लोगों को 2016 में तो यही लग रहा था कि अखंड भारत का निर्माण अब होकर ही रहेगा, और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे के साथ यही नारा पूरा देश में गूंज रहा था। नवंबर 2016, नोटबंदी के बाद लोगों ने अपने आप को एटीएम लाइनों में पाया, लंबे लंबे लाइनों में पाया। अरे कुछ लोगों की आंखें खुलने लगी कि स्विस बैंक से काला धन तो वापस नहीं आया, यहां तो अपना ही पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है। उस समय लोगों को बोला गया, सोल्जर सियाचिन पर खड़ा हुआ है, तुम एटीएम लाइन पर नहीं खड़े हो सकते हो। छह, शेम ऑन यू। मोदी जी ने नोटबंदी को बैकफायर होते देख कहा, 50 दिन मेरी मदद करें। लेकिन जब 50 दिन 100 दिन के बाद भी कुछ ठीक ना हुआ, मोदी जी चौराहे पर भी नहीं आए, इकोनॉमी वेंटिलेटर पर जाते दिखा, तब सरकार का सबसे पहला बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट हमने देखा, द नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल। अगर आपने यह सवाल पूछने की हिमाकत की कि एटीएम लाइन में खड़े खड़े लोग मर क्यों रहे हैं, जीडीपी कम क्यों हो रहा है, तो तुरंत आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फर्क बस इतना है कि उस समय भी अर्बन नक्सल थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, सवाल उन्होंने भी पूछे थे, लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को अवार्ड वापसी गैंग बोलकर चुप करा दिया गया था। सरकार ने 10 साल बाद भी पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि जो सवाल इंटेलेक्चुअल्स ने उस समय पूछा था, जो वार्निंग दी थी नोटबंदी के बारे में, वो सही थी वार्निंग। सरकार ने बस चुप्पी साध ली और फिर आगे और जुमले आते रहे। लेकिन याद रखिए, सरकार कुछ करे ना करे, जुमले दे या ना दे, एक क्रांति है जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमारे देश में। सरकार रोक नहीं सकती है उसको। वर्क प्लेसेस में ऑलरेडी ये क्रांति आ चुकी है। सेल्स पर्सन आज एआई से प्रोस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स रिसर्च और पर्सनलाइज्ड फॉलोअप्स तैयार कर रहे हैं, डेवलपर्स कई दिनों का काम कुछ घंटों में पूरा कर रहे हैं, एडिटर यहां एआई से एनिमेशन बना रहा है, और मैं खुद एआई से कमेंट्स और ईमेल्स एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि देशभक्त फैमिली हमसे क्या उम्मीद कर रही है। तो जब जॉब मार्केट में आप जाओगे तो कंपटीशन अब आप सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों से नहीं करोगे, कंपटीशन उन लोगों से होगा जो एआई यूज करके आपसे 5x काम फास्टर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, कोडेक्स, एजेंट्स इतने टूल्स हो चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी से पहले तो कंफ्यूजन आ जाता है आपके सामने। इसीलिए आउटस्किल आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल लाया है। आउटस्किल आज हमारे एपिसोड के पार्टनर्स हैं। ये 50 रैंडम टूल्स नहीं लाएंगे आपके लिए, बल्कि सेल्स, मार्केटिंग, टेक, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, इस सब में यूजफुल एआई टूल्स और वर्कफ्लोज ये सिखाता है आपको आउटस्किल। प्रैक्टिकल यूज केसेस जो आप लिटरली अगले हफ्ते से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने जॉब या अपने बिजनेस में। ये ट्रेनिंग देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, तो बस इस सैटरडे को होने वाले फ्री 8 आवर लाइव एआई मास्टर क्लास ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्टर करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, क्योंकि जो एआई टूल्स आपके प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं, उन्हें अब अगर इग्नोर करोगे आपके लिए महंगा पड़ सकता है। बीजेपी सरकार की दिक्कत दिमागी नक्सल नहीं है, उनकी दिक्कत यह है कि ना तो दिमाग है और ना दिमाग वालों की इज्जत है। अब बल से आपने सत्ता तो ले ली, लेकिन देश चलाने के लिए दिमाग, इंटेलेक्ट चाहिए होता है। नोटबंदी के बाद जब जीएसटी 1.0 का गलत इंप्लीमेंटेशन होता है तो स्मॉल स्केल और इनफॉर्मल सेक्टर की कमर टूट जाती है, बेरोजगारी कम होने की जगह बढ़ने लगती है, किसान सड़क पर उतरने लगता है। तब सिर्फ एंटी नेशनल बोलने से काम नहीं चल रहा था, एक बड़ा और सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल षड्यंत्र दिखाना था। लोगों को यह बताना था कि सरकार को उखाड़ने की एक इल्लीगल कोशिश हो रही है, और यहीं से सरकार और गोदी मीडिया ने टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, खान मार्केट, लव जिहाद, हिंदू खतरे में है जैसे नैरेटिव्स में हमें फंसाना शुरू कर दिया। अब बीमार इकोनॉमी या बढ़ती बेरोजगारी पर अगर कोई टोक दे सरकार को, तो उसको एक्नॉलेज करके काम करने के बजाय सरकार हमें यह घुट्टी पिलाने लगी कि कुछ अर्बन नक्सल इंटेलेक्चुअल, जेएनयू स्टूडेंट्स, एक खास समुदाय के लोग देश को टुकड़ों टुकड़ों में करना चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं देश के खिलाफ। और अब अगर कोई इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट डेटा के साथ भी जीडीपी, अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाता, तो मीडिया उसे फैक्ट से काउंटर करने के बजाय सीधा बोल देती, क्या है यह तो खान मार्केट गैंग का एजेंट है। सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए यह एक सॉलिड फॉर्मूला बन चुका था।
आज सुनने में आपको बचकानी बातें लगती होंगी, लेकिन याद रखिए अर्नब गोस्वामी जैसे प्यादों ने यही काम सालों तक किया और लोगों ने उसे 9 बजे सुनकर अपनी मुंडी भी हिलाई। कोविड काल हमारे देश के इतिहास में काला धब्बा सा था। हॉस्पिटल्स में ना बेड्स थी, ना ऑक्सीजन थी, लाशें नदियों में बह रही थी। लेकिन याद रखिए उस समय भी सरकार और गोदी मीडिया ने मिलकर एक और नैरेटिव बनाया, कोरोना जिहाद का। दुनिया का एकलौता देश हम बने जिसने कोरोना में भी धर्म ठूस दिया था और हमने यह बात मान भी ली। कोर्ट्स ने कोरोना जिहाद के केसेस को रद्द करने में सालों लगा दिया, लेकिन उस समय सरकार भी जवाबदेही से बच गई। कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो तबलीगी वालों ने किया है, कोरोना जिहाद है। उधर उस समय देश में कई प्रोटेस्ट्स भी शुरू हो रहे थे। पहले सीएए प्रोटेस्ट हुआ, फिर किसान बॉर्डर पर 3 काले कानून वापस लेने की मांग करने के लिए भी डट गया। और वो वक्त था जब डिस्ट्रैक्शन का फॉर्मूला इंटरनेशनल लेवल पर चले गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम चले गए डिस्ट्रैक्शन को लेकर। रियाना, मियां खलीफा टूल किट आने लगे, आंदोलन जीवी, जॉर्ज सोरोस फंडिंग, सनातन विरोधी जैसे नैरेटिव इस्तेमाल होने शुरू हो गए। 3 काले कानून को सरकार ने जबरदस्ती संसद में पारित क्यों करवाया, इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल किसी ने जब उठाया तो उसको और सरकार को और गोदी मीडिया को दिक्कत हो गई। जब पॉप डीवा रियाना ने किसान आंदोलन पर एक ट्वीट कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी गोदी मीडिया ऐसे विचलित हो गई जैसे लगा कि अमेरिका ने हम पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया हो। प्राइम टाइम पर डिबेट्स चलने लगे कि देखिए किस तरीके से जॉर्ज सोरोस इंटरनेशनल फंडिंग कर रहे हैं, हमारे देश को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। आप सोचिए, रियाना के एक ट्वीट से हमारा देश डिस्टेबलाइज हो रहा है। इतना सेंसिटिव कब से होने लगा हमारा देश? यहां दिल्ली के सरहद पर किसान मर रहे थे आए दिन और टीवी पर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के शोज चल रहे थे। नीचता की हद तो तब पार हो गई जब देश के अंदर हो रहे जन आंदोलनों को विदेशी ताकतों की साजिश और सनातन के खिलाफ युद्ध घोषित करने की कोशिश की गई, जिससे जनता का गुस्सा लोकल लीडर से हटकर विदेशी ताकतों पर डाइवर्ट किया जा सके। यही फॉर्मूला कॉकरोच जनता पार्टी पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी कि वो धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हुआ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कोशिश जरूर हुई थी। अब आप पूछोगे लेकिन ऐसी बचकानी हरकत क्यों कोई करेगा? क्योंकि सरकार इसमें सक्सेसफुल रह चुकी है। अगर सीएए प्रोटेस्ट की हम बात करें तो कैसे उसको जिहादी प्रोटेस्ट बना दिया गया था और कुछ हद तक किसान आंदोलन को भी खालिस्तानी बोलकर डिस्क्रेडिट करने में सरकार सफल रही थी। डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, एनवायरमेंट इंडेक्स, रिसर्च इंडेक्स, हर इंडेक्स में जब हम ग्लोबल इंडेक्स में जब हम नीचे आने लगे तो इसे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बता दिया गया। लोग हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए सारी रैंकिंग्स में हम गिर रहे हैं। जब देश में धर्म के नाम पर लिंचिंग्स के बारे में इंटरनेशनल प्रेस में लिखा गया तो इसे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बताया गया कि देखिए हम ही मिले हैं लिखने के बारे में, और भी देश हैं उनके बारे में लिखो। जब देश में कारखाने लगने बंद हो गए, निवेशकों ने अपना पैसा बाहर खींचना शुरू कर दिया तो इसे भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बता दिया गया। मैंने फॉरेनर्स के पास और कोई काम नहीं है, बस कॉन्स्पिरेसी लगाने का ही काम है। तो मोदी जी क्या कर रहे थे? अगर इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है 12 सालों से, तो मोदी जी क्या कर रहे थे, क्या चला रहे थे वो? फ्रेंड्स, अरे एडिटर, मेरा मतलब है कि रील बनाने के अलावा मोदी जी क्या कर रहे थे। याद रखिए कुछ सालों तक तो यह काफी तगड़ी हवा चलाई गई थी कि यूएस एजेंसीज हमारे देश में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑपोजिशन को फंड कर रहे हैं। यूएस एड फॉरेन फंडिंग कॉन्स्पिरेसी है, डीप स्टेट है जो डिस्टेबलाइज कर रही है, और पूरा नैरेटिव सालों तक चलता रहा। फिर अचानक शांति हो गई इस वाले नैरेटिव पर, क्योंकि कागज और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मोदी सरकार ने खुद यूएस एड का खूब पैसा उठाया है जब वो सरकार में थे। अब एस जयशंकर जी ने बोला हां ये बात तो सही है, हमने तो गुड फेथ में उनको अलाउ किया था। तो इसका मतलब है फंडिंग ऑपोजिशन को नहीं मिली थी, सरकार को मिली थी। मणिपुर में सालों से सिविल वॉर जैसी हालात बने हुए हैं, एथनिक वायलेंस चल रहा है, मोदी जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद इतनी ज्यादा शांति आ चुकी है कि कश्मीरी पंडितों को बोला जा रहा है कि भैया तुम घर से ही काम करो, बाहर मत निकलो। 2024 में कम्युनल राइट्स में 84% का जंप आया। 59 मेजर राइट्स जो हुए, जिसमें से 49 तो बीजेपी रूल स्टेट्स में थे। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस ऑल टाइम हाई, करीबन 1 लाख तक पहुंच गए। और देश भर में अगर आप अदालतों की बात करें तो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग आपको मिलेंगे। रोड एक्सीडेंट्स में 450 से ज्यादा लोग रोज मारे जाते हैं। पॉटहोल डेथ्स आम सी बात हो गई है। देश में हिंदुओं की आर्थिक हालत टाइट है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, ना घर, ना नौकरी, ना स्टेबिलिटी है, ना कोई फ्यूचर है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले साल हिंदुओं के लिए जितनी चिंता मीडिया ने दिखाई, आईटी सेल ने दिखाई, उससे बांग्लादेश के हिंदू भी चौंक गए कि भाई ये क्या हो रहा है।
बांग्लादेश हिंदूज अंडर अटैक, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। महीनों तक गोदी मीडिया में यही हेडलाइन चलता है। यह बात सच है कि वहां के हिंदुओं पर कुछ अटैक्स हुए भी थे और उसका कंसर्न भी जायज है, लेकिन लोगों को भड़काने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कभी कुछ नहीं किया। ना फटकारा बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को, ना कोई कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ना जयशंकर जी ने लेजर आइज दिखाए। यह सब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए था कि देखो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में। अगर नरसंहार हो रहा था तो आपने क्या किया? मोदी जी, आपके सरकार ने क्या किया? कोई जवाब नहीं है। लेकिन हां, लोगों को भड़का के रखो, लोगों को बिजी रखो, चाहे उसके लिए बांग्लादेश में भारत के प्रति नफरत बढ़ जाए, वो मंजूर है। और शायद हिंदू खतरे में है पिछले 12 सालों में सबसे सफल झूठ रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब हिंदू अपना फटा पायजामा नहीं देख रहा है, बस खतरे में अपने आप को महसूस कर रहा है और वोट एक ही पार्टी को दे रहा है। हिंदू शायद इतने खतरे में औरंगजेब के बाद कभी ना हुआ हो जितना वो आज है। इसीलिए चौंकने की बात नहीं है कि औरंगजेब के कब्र को तोड़ने की भी मांग अब चल रही है। 300 साल पहले का बदला अगर भारत ने नहीं लिया तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत? अब मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार हर चीज के लिए सोरोस को जिम्मेदार ठहरा दे, दैट विल बी वेरी स्टूपिड। कुछ गलतियां हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार हो, सरकार नहीं, आप जिम्मेदार हो। अब सेंसेक्स का बट्टा बैठा हुआ है, मेक इन इंडिया के बाद मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी गिर रहा है, एक बचा हुआ आईटी सेक्टर था, वहां नौकरियां जा रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? आप ही तो जिम्मेदार हो। नारायण मूर्ति जी ने क्या कहा था? 70 घंटे हमको काम करना होगा। और हम कितना काम कर रहे हैं? आलसी हो रहे हैं तो दिक्कतें तो आएंगी। मोदी जी को देख लो, 18 के 12 सालों से सुनते आए हम, 18 घंटे काम वो करते हैं। देश को विश्वगुरु किसने बनाया? सिर्फ मोदी जी ने बनाया, 18 घंटे काम करके। अब आप इतने निकम्मे हो, काम ही नहीं करते हो, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे आपके? और अगर फिर से आपने इसके बाद भी डेटा दिखाने की हिमाकत की, ऐसी बातों को करने की कोशिश की कि अरे साल में 30,000 रेप केसेस होते हैं, वहां कन्विक्शन रेट 27-28% तक फंसा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का करीबन 80% फंड तो सिर्फ मीडिया एड्स में खर्च हो गया, निर्भया केस से आरजी कौर तक अगर आप चले आओ तो वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया गया, फंड्स तक का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको नेगेटिव इंसान कहलाया जाएगा। जो देश की तरक्की नहीं दिखता है, सिर्फ नेगेटिव बातें ही आपको दिखती हैं। और अगर उससे भी बात ना बने तो 2-4 एफआईआर आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। नेगेटिव न्यूज पर स्पॉटलाइट अगर डालोगे तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, आपके नेगेटिव नक्सल माइंडसेट की जिम्मेदारी होगी। जैसा कि मशहूर डिक्टेटर ईदी अमीन कहा करते थे, आहा क्या शब्द है, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। यही दिमागी नक्सल, यही एक और टैगिंग है जिसे बनाया गया है। मोदी सरकार को मालूम है कि एक तूफान आने वाला है, सवाल उठाने वाले लोग और बढ़ने वाले हैं, धरना प्रदर्शन बढ़ने वाले हैं हमारे देश में, और अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया, डिस्क्रेडिट नहीं किया गया, तो इस तूफान में सब बह जाएगा। इस महीने सरकार की अपनी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का डेटा दिखाता है कि युवाओं में बेरोजगारी 16% तक पहुंच गई है। यह सरकारी डेटा है, असल में क्या है आप समझ लीजिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट एक और दर्दनाक तस्वीर हमें दिखाती है। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स में लगभग 40% बिना नौकरी के हैं। वैसे ग्रेजुएट से पूछोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 26% के पास ही सैलरीड नौकरी है, और उस 26% सैलरीड नौकरी में से सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, पेड लीव है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उन्हें मिलती है। बाकी सब गिग, फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में है। मतलब सरकार कोई भी हो, युवाओं को नौकरी दिलाने में सभी फेल कर चुके हैं। बस फर्क इतना है कि पिछली सरकारों में नौकरी मांगने वालों को कॉकरोच नहीं बोला जाता था, दिमागी नक्सल नहीं बुलाया जाता था। वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक रिव्यू में छपी एक स्टडी बताती है कि पिछले 2 दशकों में, यानी 2001 से लेकर 2020 में, भारत के सिर्फ 5 बिजनेस फैमिलीज, रिलायंस, अदानी, बिरला, ओम प्रकाश जिंदल और टाटास, पूरे कॉर्पोरेट इंडिया का 60% से ज्यादा रेवेन्यू पर कब्जा जमाए बैठे हैं। 5। अकेला रिलायंस और अडानी ग्रुप को अगर आप ले लोगे तो 20% से ज्यादा हिस्सा ये कंट्रोल करते हैं 2 फैमिलीज। जहां एक बड़े इकोनॉमी को फलने फूलने के लिए 100-1000 अंबानी अदानी चाहिए, वहां पावर और कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और जब कभी भी इस पर सवाल उठेगा तो उसे जॉर्ज सोरोस फंडेड बता दिया जाएगा। दरअसल सरकार और गोदी मीडिया को भी समझ में नहीं आता है कि बिना पैसे लिए कोई देश के लिए बोलता कैसे है। सब तो पैसा खाकर, पैसा लेकर ही बोलते हैं।
इसीलिए सरकार को शायद समझ में नहीं आया था कि इतनी भारी मात्रा में लोग जंतर मंतर पे आ कहां से गए। मेट्रो स्टेशन तो बंद कर दिए गए थे, इतनी गर्मी थी, बारिश हो रही थी, तो लोग आए क्यों? इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रोस्टिट्यूट, किसानों को खालिस्तानी, इंटेलेक्चुअल्स को अर्बन नक्सल, सवाल उठाने वालों को सोरोस फंडेड और स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती आई है सरकार। लेकिन अब शायद पहली बार सरकार के ये टैग्स काम नहीं कर रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक काम नहीं कर रही है। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं, जिसके बारे में हमें पता है, पता नहीं अनऑफिशियल काउंट कितना ज्यादा है। कम से कम 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स की करियर का मजाक बनाया गया है। और इतने बड़े फसाद के बाद भी आप फिर से पढ़ोगे कि एनटीए कैसे पेपर अभी भी री एग्जामिनेशन करवा रही है, क्योंकि उनको पेपर तक सेट करना नहीं आता है। 35% सरकारी स्कूल्स में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, 1 या 2 टीचर्स के साथ। जेएनयू, जो देश के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके बाद जब नौजवान सड़कों पर आते हैं जॉब्स मांगने के लिए, फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम मांगने के लिए, तो सरकार उन्हें और गोदी मीडिया उन्हें वायरस, कॉकरोच, देश तोड़ने वाले घोषित कर देते हैं। आंदोलन जीवी टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल गैंग बहुत फैशनेबल हो चुका है। आप और हम भी इसमें शामिल हो चुके हैं। बहुत से लोग इसको मानते थे कि हां, ये सारे लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन अब शायद ये ट्रिक नहीं चल रहा है। एक जागरूक जेनजी, एक जागरूक स्टूडेंट कम्युनिटी को अब जवाब देना पड़ेगा। दिमागी नक्सल से काम नहीं चलने वाला है। सरकार को अपने दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है वो समझाना पड़ेगा। ये गोबर कहां से आया है उनके दिमाग में। यह बताना पड़ेगा कि देश को पिछले 12 सालों से पीछे क्यों ढकेला जा रहा है, स्टूडेंट्स के भविष्य को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि इतना नक्सल फक्सल, अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल बोलने वाली सरकार खुद एक बेरोजगार नक्सलियों की फौज बनाने पर आमदा है। कोशिश कर रही है कि लोग बेरोजगार हो जाएं और उसके बाद हिंसक हो जाए। यह जिम्मेदारी सरकार पर बैठती है, यह समझाए कि नक्सलियों को क्यों इनकरेज कर रही है यह सरकार। प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन इस टूटे हुए एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में बहुत समय अब लगने वाला है। कोशिशें जरूर अभी जारी हुई हैं। इसके बीच में आपसे जितना हो पाए अपने आप को अपस्किल और एजुकेटेड रखने के लिए जरूर करिए। एआई रेस में पीछे मत हट जाइए। इसीलिए सैटरडे में होने वाले इस 8 घंटे के फ्री एआई मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिएगा। बाय आउटस्किल रजिस्ट्रेशन, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जरूर अपने आप को रजिस्टर करिए एंड प्लीज अपस्किल योरसेल्फ इन दिस एआई एज।